हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटी का ये दूसरा लेक्चर है। जो आज का चैप्टर का नाम क्या है? प्रस्तावना, यानी कि प्रेम्बल। प्रस्तावना जो भी है आपका संविधान में, वो क्या होता है? प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हम अपने संविधान में लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उसका एक जो ब्रीफ होता है, एक जो पूरा सार होता है, वो हम इस प्रस्तावना के थ्रू बताते हैं। जैसे कि पहले भी हम आपको बताए हैं कि जैसे कोई निबंध वगैरह, कोई ऐसे वगैरह हम लोग पहले लिखते थे, तो उसी का एक सार पहली हेडिंग होती थी, जिसका किस हेडिंग होती थी? प्रस्तावना। तो उसी तरह हमारे पूरे संविधान का ये जो प्रस्तावना है, ये ब्रीफ करता है कि जितना भी भीतर संविधान के लिखा हुआ है उसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू ये देता है। चलिए, तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग ये देखें कि आपको अभी स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि प्रस्तावना इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके उसको एक बार पढ़िएगा। वैसे हम खुद ही एक बार पढ़ दे रहे हैं, तो वीडियो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जैसे उसमें क्या लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए 2 तरह की समानता है: प्रतिष्ठा की समता मिलनी चाहिए और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है आपका पूरा संविधान का जो प्रस्तावना एग्जैक्ट लिखा हुआ है। इसको आप कोशिश करिएगा 4-6 बार पढ़ने की और कोशिश करिएगा याद करने की, क्योंकि इससे किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो आगे अभी हम देखेंगे। इसी का इंग्लिश वर्जन है, उसको भी एक बार पढ़ दे रहे हैं जो इंग्लिश वाले हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure all its citizen justice, कितने टाइप का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसके बाद इक्वलिटी है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा क्या हमारे एग्जैक्टली संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो अच्छे से उसको हम देखेंगे, जिसमें हमने देखा था कि न्याय, जो जस्टिस था वो 3 टाइप का था, जो कि 3 प्रकार का था: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस था। स्वतंत्रता कितने प्रकार का है हमारे प्रस्तावना में? 5 प्रकार का। किसका किसका? विश्वास का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का, उपासना का। ठीक है, तो इसके अलावा एक और कौन सा स्वतंत्रता था? आपका विचार का। इसके बाद समानता, इक्वलिटी जो थी वो 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी?
प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। भ्रातृत्व यानी फ्रेटर्निटी कितने टाइप की थी? एक प्रकार की थी। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया, कितने प्रकार का स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरव्यू। उसमें एक और टर्म आपने देखा सुना पढ़ा होगा कि हम 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमने संविधान को कब अडॉप्ट किया था, यानी अंगीकृत किया था, लागू किया था कब? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अंगीकृत यानी अडॉप्शन कब हमारा संविधान को हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को। इस तरीके से क्वेश्चन, एक एक टर्म का उसमें बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि आपका अच्छा ये बताइए कि भारत में सबसे सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? सबसे सुप्रीम अथॉरिटी, जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, तो उसमें बहुत सारे लोग ये मानेंगे कि आपका सुप्रीम कोर्ट है, कोई कहेगा आपका हमारा संसद है, कोई कहेगा राष्ट्रपति है। तो प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है हम भारत के लोग, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? हम हैं, आप हैं, यानी इंडिया के जो लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी हैं। सबसे बड़ी सत्ता हमारे अंदर है, क्योंकि हम अब चुन के भेजते हैं किसी भी विधायक को या फिर किसी भी सांसद को, वो आपस में डिसाइड करके किसी न किसी किसको भेजते हैं, किसी न किसी मुख्यमंत्री को चुनेंगे या फिर प्रधानमंत्री को चुनेंगे, वो लोग मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी जो उनका जो सत्ता पे जो लोग जो बैठे हैं उसका अल्टीमेट सोर्स कौन होते हैं? हम भारत के लोग होते हैं। तो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी हम लोग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2-3 टर्म है उसमें, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जिसको सॉवरेन बोला जाता है। जैसे इंडिया है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेन स्टेट है। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं अपने से करते हैं, किसी बाहरी देश या बाहरी जो भी कोई भी बाहरी जो फॉरेन प्लेयर है उनका कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी प्रभावित करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान बहुत सारे देशों से एड लेता है, सहायता वगैरह लेता है, तो उसमें जैसे सऊदी अरब है, अमेरिका है, उसके पॉलिसी पे उन देशों का प्रभाव रहता, हस्तक्षेप रहता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार अपने आप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, एक सॉवरेन स्टेट है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा उसमें टर्म मेंशन था कि आपका समाजवादी, लोकतंत्र तो है ही, समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं होता है। समाजवादी का मतलब ये होता है सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उस पर सबका अधिकार होना चाहिए, सभी लोग का बराबर का अधिकार होना चाहिए। ये जो अवधारणा है वो किसकी अवधारणा है? समाजवाद की अवधारणा है। इसके अलावा हमारे संविधान में क्या लिखा है? पंथ निरपेक्ष, यानी सेकुलर वर्ड डाला गया है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि सेकुलर जो है वो 2 तरह का होता है। सिंपल से यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, सेकुलर 2 तरह का होता है, पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष भी उसको बोल दिया जाता है। तो सेकुलर का मतलब, एक सेकुलर होता है कि स्टेट जो है आपका सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देगी, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी। जैसे इंडिया में मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, इस्लाम कम्युनिटी है, सिख है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है या क्रिश्चियन है, तो किसी को भी भारत सरकार स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती है। हमारा संविधान किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट यानी विशेष प्रतिनिधित्व या फिर सुविधा नहीं देता है। वो क्या है कि सभी को समान रूप से देखते हैं। तो वो हो गया कि जो हमारा स्टेट है सभी को समान रूप से देख रहा है, वो एक सेकुलर हो गया, यानी पंथ निरपेक्षता यानी धर्म निरपेक्षता हो गई। दूसरी धर्म निरपेक्षता क्या होती है? स्टेट पूरी तरीके से धार्मिक मामलों से निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। यानी राज्य का मतलब जब भी हम पॉलिटी में लेंगे तो मतलब होगा किसी देश की बात हो रही है। राज्य सरकार की बात करेंगे तब वो किसी न किसी राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे राज्य सरकारों की बात होगी। जब भी हम आगे से ध्यान दीजिएगा कि राज्य का नाम लेंगे, स्टेट का नाम लेंगे तो इंडिया की बात होगी। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब राज्य सरकारों का बात करेंगे। तो कोई भी जो स्टेट होता है, जब वो दूसरे प्रकार का धर्म निरपेक्षता में बता रहे हैं कि दूसरा प्रकार का धर्म निरपेक्षता यह है कि स्टेट अपने आप को धर्म से निरपेक्ष कर लेता है, अलग कर लेता है। यानी वो कहेगा कि धर्म जो है इंडिविजुअल मामला है, आपका अपना मामला है, वो घर के अंदर का मामला है, इसलिए आप उसको चीजें करिए।
ठीक है, स्टेट आपका धर्म से अलग हो जाता है, एक वो सेकुलरिज्म होता है। तो भारत में पहले प्रकार का सेकुलरिज्म है, यानी पंथ निरपेक्षता है, कि भारत सरकार सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट करती है। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड है राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता अखंडता का मतलब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता बनाए रखना है भारत का। अखंडता का मतलब खंड खंड नहीं होगा, वो अखंड है, और एकता का मतलब एक है ही। ठीक है, तो ये सब टर्म का थोड़ा बहुत मतलब जानिए। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके जस्ट पहले संविधान सभा वाले चैप्टर में हम आपको बताए होंगे कि जो प्रस्तावना था संविधान सभा की तीसरी मीटिंग में आया था। पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी 11 दिसंबर को हुई थी, और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया है, जो आगे चल के वही प्रस्तावना हो जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को आया था, 1946 को 13 दिसंबर। और ये प्रस्ताव लाया गया था। ये प्रस्ताव पास कब होता है? तो 22 जनवरी 1947। ठीक है, लगभग 1 महीना से ज्यादा लग जाता है, उस पर चर्चा होता है, विचार होता है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना संविधान सभा में क्या होता है? पारित होता है। आया कब? 13 दिसंबर को। एक एक चीज पॉज करके लिख लीजिएगा, ये पॉइंट है। इसके अलावा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, वो हमने किस देश के संविधान से लिया है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें अभी इसके बाद वाले चैप्टर में आपको बताएंगे कि फॉरेन सोर्सेस कौन कौन से, यानी प्रस्तावना के जो स्रोत हैं, किस किस देश से क्या क्या प्रोविजन लिया गया है। ठीक है, तो जो प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और यहीं पर लोग कंफ्यूज करते हैं, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जिस तरीके से आपने उसमें लिखा हुआ है, वो भाषा हमको ऑस्ट्रेलिया का अच्छा लगा, तो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से लिखा गया है वो बहुत अच्छा है, तो हमने भाषा कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। और आपका प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहां से आया था? तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखना है वो हम अपने अकॉर्डिंग किए थे। हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमको रिकमेंड की थी उसके अकॉर्डिंग किए थे। हमारी संविधान सभा जो बताई थी कि न्याय 5 प्रकार के, न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, भ्रातृत्व 1 प्रकार का। तो इस तरीके से जो कंटेंट डाले वो हमारा है, लेकिन जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिए है। प्रस्तावना की भाषा किससे लिए है? ऑस्ट्रेलिया से लिए। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। इसके अलावा जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रियम्बल को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन एक चीज और, अगर उसमें ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछे कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर उसमें स्पेशली मेंशन कर दे कि भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के निर्माता माने जाते हैं, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के, उन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो उन्होंने प्रस्तावना को नहीं कहा है। उन्होंने किसको कहा है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहे हैं। वो क्या है? आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में ये मूल अधिकार है। अभी मूल अधिकार में अच्छे से इसको बताएंगे। उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। मतलब यह है कि किसी भी नागरिक का मूल अधिकार अगर नहीं मिल रहा है तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो हमारे जो अंबेडकर जी थे वो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहे थे, और ज्यादातर लोग किसको संविधान की आत्मा कहे हैं? तो प्रस्तावना को कहे हैं। ठीक है, अंबेडकर जी का विशेष तौर पर याद रखिएगा, अगर उनका नाम मेंशन रहा तो आर्टिकल 32 की बात होगी। इसके अलावा संविधान की कुंजी भी किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को ही कहा जाता है, जो कि मतलब संविधान की गाइड है। गाइड का मतलब है जो गाइड करता है, संविधान की कुंजी है। तो कौन है वो? प्रस्तावना है। संविधान की आत्मा कौन है? प्रस्तावना है। अंबेडकर जी संविधान की आत्मा को आर्टिकल 32 को माने, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इसके अलावा एक मेंबर थे संविधान सभा में, के.एम. मुंशी, जो कि शायद आपको याद हो, तो पिछले क्लास में ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे, के.एम. मुंशी। ठीक है, तो के.एम. मुंशी प्रस्तावना के विषय में कहे थे कि प्रस्तावना को ये बोले थे, ये राजनीतिक जन्म कुंडली है। जैसे आपकी जन्म कुंडली होती है,
यानी होरोस्कोप, पॉलिटिकल होरोस्कोप इसको। तो क्वेश्चन ये पूछा है, हालांकि सी और डी ग्रुप के एग्जाम किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है, ये आपके बी ग्रुप के एग्जाम में ये पूछा है, यानी स्टेट पीसीएस और इन चीजों में, कि राजनीतिक जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा है, तो वो के.एम. मुंशी ने कहा है, ठीक है, जो संविधान सभा के मेंबर थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे। इसके अलावा जो प्रस्तावना है वो सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में नॉट इन्फोर्सिएबल है, प्रवर्तनीय नहीं है। यानी जैसे मान लीजिए भारत सरकार संविधान को नहीं मान रही है, भारत सरकार संविधान को अगर नहीं मान रही है तो आप ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं कि प्रस्तावना का पालन नहीं हो रहा है और इसको लागू करवाइए, ठीक है। तो ये संविधान में इन्फोर्सिएबल नहीं है। जैसे हमारा मूल अधिकार लागू नहीं होगा, नहीं पूरा होगा तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, तो वो क्या होगा, इन्फोर्सिएबल होगा। लेकिन जो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, वो नॉट इन्फोर्सिएबल होता है, प्रवर्तनीय नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे डीपीएसपी है, प्रवर्तनीय नहीं है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य है, प्रवर्तनीय नहीं है, आपके मूल अधिकार है तो वो इन्फोर्सिएबल है सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं ग्रुप सी डी के एग्जाम में, कि किस संविधान संशोधन के थ्रू हमारे प्रस्तावना में संशोधित किया गया था, ठीक है। जैसे आप अभी उसको पढ़े हैं प्रस्तावना को, तो उसमें 3 टर्म थे, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, अभी उनका टर्म का मतलब भी हम समझाए, सेक्युलर था यानी पंथ निरपेक्ष था, और अखंडता यानी इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द नहीं हुआ करते थे हमारे मूल प्रस्तावना में, जो कि ये प्रस्तावना जब लेके आए थे 13 दिसंबर से 12 जनवरी में पास हुआ था। कौन लेके आया था, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव या फिर आपका प्रस्तावना किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। और उसमें ये 3 टर्म नहीं थे जो अभी आए हैं। वो कब आए हैं, तो 1976 में आए हैं, 1976 में आए हैं। 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू 3 टर्म हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए, प्रियम्बल में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ग्रुप सी और डी के एग्जामों में राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों यहां पे देता है, अखंडता, ठीक है। और लेकिन अगर ग्रुप ए और बी में जाएंगे तो केवल एग्जैक्ट जो टर्म जोड़ा गया था वो अखंडता जोड़ा गया था। तो अगर एकता और अखंडता आ जाए तो उसको भी आप सही मानिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, आपका एग्जामिनर जिस तरीके से पूछ दे उसी हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो राष्ट्र की एक अखंडता की जगह बहुत सारी किताबों में राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों टर्म दे देता है, ठीक है। तो वो भी सही है, अखंडता भी ठीक, एग्जैक्ट जो वर्ड जोड़ा गया था वो अखंडता था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता भारत के 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये जो 42वां संविधान संशोधन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस संशोधन में बहुत सारी चीजों को बदला गया हमारे संविधान में, ठीक है। तो इसको कभी कभी क्या एक क्वेश्चन ये भी है कि संविधान का कौन सा संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी इतने संशोधन किए गए हैं इसमें कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक छोटा सा संविधान बोल दिया गया है, ठीक है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा संविधान संशोधन है आपका, 42वां संविधान संशोधन। ये भी पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, संविधान में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, 3 प्रकार का, यानी कि जस्टिस का, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम कितने प्रकार का है, तो 5 प्रकार का। जो समता है, इक्वलिटी है, वो कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का है। आपका भ्रातृत्व यानी कि फ्रेटर्निटी कितने प्रकार का है, तो 1 प्रकार का है, ठीक है। ये चीजें हैं, आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है कि 1960 में एक बेरूबारी केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बेरूबारी केस गया था 1960 में, 1960 में, कहाँ गया डस्टर, 1960 में बेरूबारी केस गया था सुप्रीम कोर्ट में 1960 में बेरूबारी केस गया था 60, ठीक है, 1960 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कह दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है।
प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बेरुबारी केस में कहा था। उसके बाद 1973 24 अप्रैल, हालांकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973 को एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, जो कि सुप्रीम कोर्ट केस वर्सेस ये केरला के खिलाफ था। ठीक है, केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उसमें वो सबसे बड़ी बेंच अभी तक की सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी जजों की, उसमें इसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, संविधान का भाग है, जो हमें गाइड करेगा। कभी भी कहीं भी किसी चीज को लेकर के हमको अनिश्चितता या फिर वेग डिफिनीशन मिलेगा, यानी क्लियर नहीं होगा, तो हम उसके लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? प्रस्तावना में लिखी हुई बातों का उपयोग करते हैं। कोई भी आर्टिकल में कहीं वेगनेस अगर आई तो किस केस में? केशवानंद। तो प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था? तो 1960 के बेरुबारी केस में। और प्रस्तावना आपका संविधान का भाग है, वो कहा था 1973 में सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती केस। ये 1973 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं, आप इन चीजों को याद रखिएगा। ये था आपका प्रस्तावना का चैप्टर। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन सीरीज आएगी उसको लगाइएगा, कहीं से भी एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर सेशन पसंद आए, कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आपको मिल रहा है, पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।